कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है उसके पार्ट्स शायद चीन में बने हों, ताइवान में असेंबल हुए हों और उसका सॉफ्टवेयर अमेरिका में लिखा गया हो। या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं, हो सकता है उसका कॉटन भारत का हो पर उसे सिला बांग्लादेश में गया हो। हमारी आज की जिंदगी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पता है, ये जुड़ाव कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से चले आ रहे व्यापार और लेन देन की एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी का नतीजा है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं कि हम यहां तक आखिर पहुंचे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक वर्ल्ड मार्केट का आइडिया आया कहां से। ये कोई आजकल की बात नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल। ये तस्वीर देखिए, हजारों साल पहले भी सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक रिश्ते थे। कह सकते हैं कि ग्लोबल लेनदेन की नींव तो तभी रख दी गई थी। और फिर सिल्क रोड जैसे रास्ते बने। ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने वाले पुल थे। इन रास्तों से मसाले, कपड़े और सबसे जरूरी नए नए विचार एक महाद्वीप से दूसरे तक का सफर करते थे। तो व्यापार तो पहले भी हो रहा था, लेकिन फिर 18वीं और 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया? आइए देखते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब कारखानों के लिए कच्चे माल जैसे कि कॉटन की जबरदस्त मांग पैदा हुई, और इस मांग को पूरा करने के लिए यूरोपीय ताकतों ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनियों का शोषण और भी तेज कर दिया। सही कहा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ यूरोप में औद्योगिक तरक्की का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियों में लाखों लोग इसकी बहुत भारी कीमत चुका रहे थे। और इसी शोषण का एक बहुत दर्दनाक उदाहरण थे गिरमिटिया मजदूर। ये वो बंधुआ मजदूर थे जिन्हें भारत के पूर्वी यूपी, बिहार और तमिलनाडु जैसे इलाकों से कैरिबियन, फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में बागानों में काम करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन ये जो आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी थी ना, ये बहुत नाजुक थी। और जल्द ही दुनिया एक ऐसे दौर में आने वाली थी जहां सब कुछ बिखरने वाला था। और हुआ भी वही। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया पर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। पहले वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया। फिर 1929 में अमेरिका से शुरू हुई महामंदी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 ने तो ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग ठप ही कर दिया। इस आर्थिक गिरावट का सबसे गहरा असर आम इंसानों पर पड़ा। ये तस्वीर उस दौर की सच्चाई को दिखाती है जब दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां और रोजगार खो दिए थे। इसका असर भारत पर भी बहुत बुरा पड़ा। आप इस एक आंकड़े से अंदाजा लगाइए, 1928 और 1934 के बीच भारत से जाने वाले कृषि सामान की कीमतों में 50% की गिरावट आ गई थी। सोचिए, किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सवाल यह था कि इस बिखरी हुई ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से कैसे बनाया जाए। इसी चुनौती का जवाब था 1944 का ब्रिटन वुड्स सम्मेलन। यहीं पर युद्ध के बाद की आर्थिक व्यवस्था का एक नया ढांचा तैयार किया गया, और यहीं पर दो बहुत अहम संस्थाएं बनी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, जो आज भी ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन एक और बात थी, दुनिया अब साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट था जो बाजार और फ्री ट्रेड पर यकीन रखता था, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट था जहां अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कई दशकों तक चला। फिर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ग्लोबलाइजेशन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई, जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, और आज हम जिस ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं ये उसी का नतीजा है। ये तस्वीर देखिए, एक मॉडर्न कॉल सेंटर की। ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, कोई अमेरिका में बैठा है और उसकी मदद करने वाला व्यक्ति शायद भारत में बैठा हो। यही तो है आज के ग्लोबलाइजेशन की ताकत। बिल्कुल, मल्टीनेशनल कंपनियों यानी MNC और चीन, भारत जैसी नई आर्थिक शक्तियों के आने से पूरी दुनिया में पैसा और सामान के आने जाने का तरीका ही पूरी तरह से बदल गया है। तो प्राचीन व्यापारिक रास्तों से लेकर आज की इस कनेक्टेड दुनिया तक के इस लंबे सफर को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इस इतिहास से क्या सबक सीख सकते हैं ताकि भविष्य का ग्लोबलाइजेशन ज्यादा न्यायपूर्ण और स्थिर हो।
ये एक सोचने वाली बात है।